कूलम्ब्स लॉ 2, लेक्चर नंबर 2 कूलम्ब्स लॉ का। कल हमने चार्ज के बारे में जाना था, आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के नेम बताइए। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के नेम बता रहा हूं पहले मैं आपको। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी एक। दूसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका एक और नाम होता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से बहुत लोग जानते हैं, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक इनवेनियंस, इनवेनियंस ऑफ चार्ज, रिलेटिविस्टिक इनवेनियंस ऑफ चार्ज। और फोर्थ है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये चार बेसिक प्रॉपर्टी के नाम बताए मैंने आपको। क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के नाम बताइए, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता सकते हो आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, रिलेटिविस्टिक इनवेनियंस ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब इनको डिफाइन करने के लिए भी आता है, ये चारों प्रॉपर्टियां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिफाइन करने के लिए भी आता है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहेंगे आप? देखो, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट? चार्ज कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहेंगे कि होल यूनिवर्स में किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। मैंने जो वर्ड यूज किया है इसमें, वो आइसोलेटेड सिस्टम पर, होल यूनिवर्स में आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, और चार्ज इस प्रॉपर्टी, चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। देखो, यहां मैंने वर्ड यूज किया आइसोलेटेड सिस्टम, यानी तो एक सिंगल बॉडी पर चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता, आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, सिंगल बॉडी पे चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या? जैसे कभी भी सिस्टम आता है तो उसमें नंबर ऑफ बॉडीज होती हैं। जैसे हमने क्या लिया आइसोलेटेड सिस्टम में, जैसे एक मैंने ग्लास रॉड ले ली, जैसे एक मेरे पास ग्लास रॉड है ये, और एक मैंने स्लिक क्लॉथ ले ली, स्लिक क्लॉथ। तो इसको हम एक, इस दोनों बॉडी से मिला के हम क्या मान रहे हैं कि एक ये सिस्टम है हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लास रॉड और स्लिक क्लॉथ। मान लो हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम कितना है? ग्लास रॉड और स्लिक रॉड दोनों ही कैसी हैं? अनचार्ज है बिफोर रबिंग, अभी कोई रबिंग नहीं की है, तो ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, तो इसमें भी टोटल चार्ज 0, इसमें भी टोटल चार्ज 0, तो 0 + 0। तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम कितना है? 0 है। आफ्टर रबिंग अगर हम इन दोनों को, अब ग्लास रॉड को और स्लिक क्लॉथ को, ग्लास रॉड और इसी स्लिक क्लॉथ को अगर हम क्या कर लें? रब कर लें। क्या कर लें? रबिंग कर लें। देखो, मैंने पीछे पढ़ाया, जब हम ग्लास रॉड को स्लिक क्लॉथ से रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से स्लिक क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं।
जिसकी वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज और सिलिक क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाती है। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आपके ट्रांसफर हुए हैं। अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ग्लास रॉड पर कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव, तो प्लस के n ही आएगा। और सिलिक क्लॉथ पर कितना चार्ज आएगा? माइनस के n ही आएगा, है ना। इस पर इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो प्लस का चार्ज आएगा, और उसमें से n इलेक्ट्रॉन एंटर करे हैं, गेन किए इस बॉडी ने, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आफ्टर एडिंग टोटल चार्ज, तो देखो ये वाली बॉडी तो चार्ज हो गई और ये वाली बॉडी भी चार्ज हो गई, बट पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरा सिस्टम तो हम इसी को बोल रहे थे ना, इसको पूरा सिस्टम बोल रहे थे। तो आफ्टर एडिंग टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तो पूरा सिस्टम क्या है? ग्लास रॉड और सिलिक क्लॉथ। तो ग्लास रॉड पे कितना चार्ज है? प्लस के यानी, और सिलिक क्लॉथ पे कितना है? माइनस के यानी। तो टोटल चार्ज कितना आया? 0। ग्लास रॉड पर प्लस के यानी है और सिलिक क्लॉथ पर माइनस के यानी है, और टोटल चार्ज कितना आया? 0। तो देखो बिफोर रबिंग इस पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज था? 0। और आफ्टर रबिंग भी पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज है? 0। तो हमने यही कहा कि होल यूनिवर्स में किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर जो चार्ज है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, और चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं। इसको एक तरीके से और आगे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या किया है? इसमें से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से, इस वाली ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिलिक क्लॉथ में ट्रांसफर कर दिया है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया मतलब चार्ज ट्रांसफर किया है। तो चार्ज क्रिएट नहीं होता, ना डिस्ट्रॉय होता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। जितने ट्रांसफर होने में एक इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरी बॉडी पर साथ ही उसी टाइम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दोनों पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहेगा वो पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। इस तरीके से चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। समझ में आया आपको? देखो एक एग्जांपल आप ये दे सकते हो, ये लिख सकते हो। इसमें सेकंड एग्जांपल क्या है? तो देखो इसका सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल है इसका कि अगर हम ये भी दे सकते हैं कि एक हमने ले लिया यूरेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स 92 यूरेनियम 238। जानते जब ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इससे सेल्फ ही अपने आप ही रेडिएशन निकलते हैं। तो जब 92 यूरेनियम 238 से जब कोई रेडिएशन निकलता है, जैसे अल्फा पार्टिकल निकला, तो ये टूटा किसमें? थोरियम में। ब्रेक हुआ आपका थोरियम 234 प्लस अल्फा पार्टिकल 2He4 में, ये ब्रेक हो गया। तो बताओ ब्रेक होने से ये हमारा एक सिस्टम था, मतलब एक हमारा इनिशियल सिस्टम ही है। ब्रेक होने के बाद ये बन गया आपका, ये बिफोर डिके मतलब रेडिएशन निकलने से पहले आपका ये था, और रेडिएशन निकलने के बाद थोरियम और हीलियम न्यूक्लियस में ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो क्या टोटल चार्ज इस रेडिएक्टिव रेडिएशंस में भी टोटल चार्ज कंजर्व रहा? तो देखो बिफोर इधर की तरफ टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इसमें टोटल चार्ज कितना है? डिके होने से पहले, रेडिएशन आउट और निकलने से पहले टोटल चार्ज कितना है? तो देखो ये तो हम बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे 92E। ई एलिमेंट्री चार्ज होता है, तो 92 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 गुना इसका इधर टोटल चार्ज देंगे रेडिएशन होने के बाद, रेडिएशन निकलने के बाद टोटल चार्ज कितना है? तो इसका टोटल चार्ज देखे तो यहाँ 90 है तो 90E, और यहाँ पर 2 है तो प्लस के 2E, तो टोटल चार्ज कितना है? 92E। इधर भी 92E था और रेडिएशन निकलने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है? 92E है। तो जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन निकलते हैं उसमें भी चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। तो एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। एक पेयर ऑफ प्रोडक्शन का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। पेयर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि 2 गामा फोटॉन जो है ये एक एनर्जी का बंडल होता है।
2 गामा फोटोन एक एनर्जी का बंडल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता गामा फोटोन पर। अभी मैं आगे बताऊंगा कि गामा फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब ये 2 गामा फोटोन एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, एक पॉजिटिव पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, है ना, ऐसे। तो इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर ऑफ प्रोडक्शन, कि 2 गामा फोटोन एनर्जी जो है से क्या बनता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हम पेयर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये देखो, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तब। अभी तो बस केवल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो देखो, इस पे गामा फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इस साइड में, इस रिएक्शन में, इस साइड में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 0 है। और जब ये आपका पेयर ऑफ इस गामा फोटोन ये एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, है ना, तो इसका इधर की साइड में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इधर की तरफ देखें हम, तो इस पर पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, ये वाला प्लस का ई, और इस पे होता है माइनस का ई, तो टोटल चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज इधर की तरफ 0 है, उधर की तरफ भी कितना है, 0 है। तो चार्ज कैसा रहा, इस रिएक्शन में भी चार्ज कैसा रहा, कंजर्व रहा। इस प्रोसेस को हम पेयर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। एक एनिहिलेशन भी होता है, वो भी आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जब 8th यूनिट पढ़ेंगे तो हम पेयर ऑफ प्रोडक्शन को, आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बताया था, तब ये समझ में आता है। ठीक है, अभी नहीं अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट मिल्कन ने। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, तो हम लिख सकते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले मिल्कन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट बताया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में। पहला पॉइंट बताया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, तो किसी भी बॉडी पर जो सबसे लीस्ट चार्ज पॉसिबल है। मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट से बताया कि किसी भी बॉडी पर जो सबसे लीस्ट या मिनिमम चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज पॉसिबल नहीं होता। कितना चार्ज पॉसिबल है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इस चार्ज को, इस मिनिमम जो किसी बॉडी पर जो सबसे मिनिमम चार्ज पॉसिबल है, सबसे लीस्ट चार्ज पॉसिबल है, उसको ही हमने नाम दिया क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको शो रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कह सकते हैं, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, और फंडामेंटल चार्ज भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट तो ये बताया कि किसी भी बॉडी पर जो सबसे लीस्ट चार्ज पॉसिबल होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉसिबल होगा, और इसका सिंबल होता है ई, और इतना चार्ज पॉसिबल होता है सबसे कम। आगे बोल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया। फिर इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ, ये पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट। क्या कहा है इसने कि बताओ, अगर ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, उसको अगर हम चार्ज करें तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा, पॉसिबल होगा। किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो किसी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्रैक्शनल फॉर्म में किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल नहीं होता, और इसी प्रॉपर्टी का नाम रखा गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
मतलब समझते हैं इसका, इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ, इस बॉडी को अगर हमें पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा? इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी। अब इस न्यूट्रल बॉडी को मैं क्या करना चाहता हूं? पॉजिटिव चार्ज करना चाहता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम? उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो मान लो मैंने फर्स्ट केस में कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? एक इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या आप एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी बॉडी से? क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। समझ में आता आपको? तो आप कितने इलेक्ट्रॉन मिनिमम निकाल सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन, सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक निकाल सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q बराबर प्लस का n। ये Q बराबर कितना? प्लस का n। तो आपने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां n कितना है? n का नाम क्या है? नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस ही तो किया, तो नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चार्ज आएगा? प्लस का E, प्लस का E। अगर आप इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो n बराबर 2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर कितना चार्ज आएगा? प्लस के 2E। देखो लीव कर रहे हैं तो प्लस का आएगा, रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो प्लस के 2E। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, अगर इस बॉडी से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितना चार्ज आएगा? तो प्लस के 3E आएगा। ऐसे ही अगर इस बॉडी से हम n इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितना चार्ज आएगा? Q बराबर प्लस के n चार्ज आएगा। तो बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल हुआ Q बराबर प्लस के E है, प्लस के कितना हो सकता है? 2E, प्लस के 3E एंड सो ऑन, प्लस के NE। तो देखो यहां इस E में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में कितने का मल्टीप्लाई? 1 का। इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में 2 का मल्टीप्लाई, इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में 3 का मल्टीप्लाई, इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में n। तो यहाँ n इंटीजर नंबर नहीं है, इस जगह पर n कैसा नंबर हुआ? इंटीजर। इंटीजर ही तो हुआ, तो इंटीजर 1 2 3 4। और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में पॉसिबल है। किसी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल फॉर्म में पॉसिबल होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता। फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर हम किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकालते, अगर कोई बॉडी है उससे अगर हम आधा इलेक्ट्रॉन निकालते, आधा, तो कितना चार्ज आता? आधा इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आता? प्लस का E बाई 1/2E। ऐसे n बराबर 1/2। तो क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में ये चार्ज पॉसिबल होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में प्लस माइनस के E/2, प्लस माइनस के 3E/2, प्लस माइनस के 5E/2। ये पॉसिबल नहीं होता, ये प्लस माइनस के पॉसिबल है। सर माइनस क्यों लगाया? देखो यहां हम निकाल रहे हैं, अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते, 1 इलेक्ट्रॉन देते तो कितना चार्ज आता? माइनस का E। 2 इलेक्ट्रॉन देते तो कितना चार्ज आता? माइनस के 2E। तो देखो प्लस और माइनस से केवल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब बस इतना ही है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बॉडी से रिमूव करोगे तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी बॉडी को आप एडिशनल इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन आप किसी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो या दे सकते हो वो केवल इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में दे सकते हो। ठीक है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? समझ में आ गया कि किसी बॉडी पे जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में पॉसिबल होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता। इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम रख दिया है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? और फॉर्मूला समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये मैंने लिख लिए हैं आपके। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़िए फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। Can a body have charge of 0.8 into 10 की पावर -19 कूलम? Justify your answer by comments।
तो देखो इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं, तो इसके लिए आप एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला लगा लो। देखो कितना चार्ज दे रखा है उसने, चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको क्यू, कितना रखा है उस क्यू को ले लेते हैं। गिवन क्या है, Q इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। ये किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करिए, Q बराबर N, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर N की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आती है, जैसे आधा इलेक्ट्रॉन आता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन आता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन आता है, N की वैल्यू ऐसे आती है तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर N की वैल्यू इंटीजर आ जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे, तो ये चार्ज पॉसिबल है। तो हमसे क्या पूछा, कहना बॉडी है वह चार्ज इतना, क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कैसा पता करेंगे समझ में आया। Q बराबर N, तो N बराबर कितना हो गया, Q ओवर E। Q की वैल्यू कितनी रखी हमें, 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 8/16 दैट मींस 1/2। क्या एक बताओ, N की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। क्या आप किसी बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? क्योंकि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे करी होगी, कोई न्यूट्रल बॉडी है। अगर इसके पॉजिटिव चार्ज करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालने की कह रहा है, आधा इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब आधा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब इतना चार्ज डेवलप होगा, है ना। जैसे अगर आपने आधा निकाला होता तो Q बराबर प्लस के N ही होता है, तो आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस के 19, एक कट गया तो 0.8 10 की पावर माइनस के 19 कूलम आ रहा है। तो बताओ क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है? तो नहीं है। तो इसीलिए लिख देंगे हम यहाँ पे ये लाइन, क्या लिख सकते हो आप इसमें लाइन, कि सिंस N इज नॉट एन इंटीजर, N कैसा नहीं है आपका, N इसमें इंटीजर नहीं है, द बॉडी कैन नॉट पॉजेस ये चार्ज, देन बॉडी कैन नॉट poises है ना, poises 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऑफ चार्ज। ये तो आंसर हो गया। इसमें n कैसा नहीं है, इंटीजर नहीं, ठीक है। तो ये आपका अगर कभी पूछता है ये चार्ज पॉसिबल है बॉडी पर या नहीं, तो आप n निकाल लीजिए। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाए 1 2 3 4 5 6 करके, तो वो चार्ज पॉसिबल होगा। और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए 1/2 3/2, इंटीजर नहीं हो तो वो चार्ज कैन नॉट, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं होता उस बॉडी पर, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम देख रहे हैं, सेकंड पार्ट जो देख रहे हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन जो लग रहा है उधर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिख रहा है, द चार्ज ऑन बॉडी इज 1 + 1 कूलम। तो एक बताओ, एक बॉडी पर कितना चार्ज है, सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं यार, तो Q बराबर कितना, +1 कूलम। तो ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए होंगे, रिमूव किए होंगे या गेन। तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन की लॉस्ट होगा या गेन होगा, तो लॉस्ट। तो पॉजिटिव चार्ज है तो 100% इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, लॉस्ट हुए होंगे, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं वो निकालना है। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है गेन और लॉस्ट, तो आपको लॉस्ट है गेन। देखो पॉजिटिव चार्ज, किसी अनचार्ज बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कैसे करोगे, ये अगर अनचार्ज बॉडी है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हो तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव ही तो करते हैं। जब तुमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, लॉस्ट हुए या गेन, तो लॉस्ट हुए। बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो लॉस्ट हो रहे हैं। तो कितने लॉस्ट हुए, तो ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे जिससे उस बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप हो जाए, +1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए। तो Q बराबर कितना, +N, ऐसे। Q की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर N, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। N निकाल लो, 1/1.6 10 की पावर माइनस के 90, इसके समय डिवाइड करो तो 0.625 और इसको ऊपर ले आओ तो +90।
तो कितना हो गया 6.25 10 की पावर प्लस के 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था, लॉस्ट होंगे या गेन होंगे, तो लॉस्ट क्यों होंगे समझ में आया, तो लॉस्ट हो जाएंगे। इतना समझ में आया आपको, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। तो दो तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। और बताता हूं अभी आपको, एक और क्वेश्चन बताता हूं। देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, ये इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक पॉलीथिन है जिसका पॉलीथिन पीस है जिसे रब किया गया है वूल से, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो देखो एक हमारे पास ये मान लो पॉलीथिन है, और ये हमारे पास एक वूल, इन दोनों को आपस में क्या किया, रब किया। ठीक, तो पॉलीथिन पे कितना चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथिन पर। तो इस पॉलीथिन पर जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 का। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो दोनों बॉडी एक साथ चार्ज होती है। अगर एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई है तो दूसरी बॉडी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होती है। तो देखो ये नेगेटिव हुई है तो ये वाली पॉजिटिव हुई होगी। कितना चार्ज रहा होगा इस पर चार्ज, तो जितना इस पे उतना इस पे, प्लस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रांसफर हुए होंगे पहले तो ये बताओ। तो इलेक्ट्रॉन देखो, पॉजिटिव चार्ज कब बॉडी कब होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और नेगेटिव चार्ज कब होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हुआ होगा, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये रहा कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। तो किधर से किधर हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वूल से पॉलीथिन की तरफ, वूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पॉलीथिन। एक आंसर तो ये कितने हुए, अगर ये निकालने हैं तो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं n। तो बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो आप लिख सकते हो Q बराबर कितना n। यहाँ Q की वैल्यू पुट कर दो 3, ये देखो माइनस का है, जब आपका नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस का लिखते हैं, तो माइनस का 3 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस के 7 है ना। जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं ना तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज लिखा है, इसके लिए लिखते तो Q बराबर कितना लिखते, प्लस के n। तो n की वैल्यू जो है वो तो n निकालना है, और E की वैल्यू कितनी है आपकी, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस के 19 पूरा, माइनस से माइनस साइन कटेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए आप यहां से निकाल सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथिन में ट्रांसफर हुए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कितने हुए तो वो निकाल सकते हो, कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो मैं देख के बता देता हूँ। डिवाइड करने पर आ रहा है 1.875 और 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, किधर से किधर होंगे, वूल टू पॉलीथिन, ये वूल से पॉलीथिन की तरफ आपके ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वूल टू पॉलीथिन। ठीक है, वूल टू पॉलीथिन। ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पूछ रहा है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो कितना मास ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है कि नहीं, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो कितना मास ट्रांसफर हो गया होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, इतना। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथिन की तरफ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, अगर उस मास की ट्रांसफर मास की वैल्यू निकालें हम, तो मास इज ट्रांसफर्ड, मास इज ट्रांसफर्ड, mass is transferred from wool to polythene।
तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मूल से पॉजिट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इतने, तो कितना मास ट्रांसफर हो जाएगा 1.875 10 की पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये समझ में आया भाई? अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो कितना मास ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, दैट मींस 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इतना मास ट्रांसफर होगा। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो कितना मास ट्रांसफर, तो दो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर 2 इंटू, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो 3 इंटू, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, Vol2 पॉलीथिन इतना चार्ज डेवलप होने में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इतना मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ Vol2 पॉलीथिन, इसे सॉल्व करके आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर -18 kg। ये आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? ये आपका सेकंड वाले पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये देखो, ये वाला सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला। ठीक है, इतना आपका मास ट्रांसफर होगा। समझ में आया आपको? ये क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो, मैंने एक और एग्जांपल लिखा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो, इस एग्जांपल को करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना अच्छी तरीके से। एवोगाड्रो नंबर के बारे में बता रहा हूँ। देखो, जैसे अगर हम नंबर ऑफ एटम, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा अभी, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ 6C12, number of atom in a 12 gram of 6C12 is equal to 6.023 into 10 की पावर 23 एटम। अगर हम देखो यहाँ ग्राम लिखेंगे ना तो 23 एटम लिखेंगे, अगर यहाँ किलोग्राम लिखेंगे तो 26 लिखेंगे। अगर हमने 12 किलोग्राम लिखा होता तो 26 लिखते हैं, और ग्राम लिखते हैं तो 23 लिखेंगे। अब जरा इसका मतलब समझें। देखो, ये जो दिख रहा है आपका, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। ये मास नंबर है 12 ग्राम। 12 तो जानते हो, किसी भी एटम के मास नंबर में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम प्रेजेंट होते हैं। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, किसी भी एटम के मास नंबर में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, यहां ये जो मास नंबर है वो यहां लिख लो आप, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम। इस मास नंबर को यहां लिखो 12 ग्राम ऑफ 6C12, तो इतने एटम। ये जो लाइन है ये सब में वैलिड होती है, ये जो लाइन है वो सब में वैलिड। जैसे अगर हम ये करना चाहते, नंबर ऑफ एटम इन 14 ग्राम ऑफ 7 and 14, देखो यहाँ क्या लिख रहा है 14, तो ये मास नंबर है तो यहाँ पर ले लिया 14 ग्राम। इज इक्वल टू कितने, 6.023 इंटू 23 एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन 14 ग्राम ऑफ 7 and 14, 6.023 10 पावर 23। जैसे कोई सा भी लिख लो, एक और लिख लो, जैसे एक और लिख लेता हूं, नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर का मास नंबर 64 होता है, तो ये 64 मास नंबर है, तो यहां लिख लिया कितना, 6.023 10 की पावर 23 एटम। ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट समझ में आया आपको? ये तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो, 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम है, तो आप 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है फाइंड आउट कर सकते हो आप। जैसे यहां तक आ गया, समझ में आया? ये सब में लिख सकते हो आप ऐसे। तो जैसे इसमें अगर और आगे करना चाहें तो नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम में कितने एटम होंगे कार्बन के, ऑफ 6C12, कार्बन 6C12 के 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो कितने होंगे 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड 12 ग्राम में इतने एटम है, तो 1 ग्राम में कितने, इतने एटम होंगे। ऐसे
कुछ समझ में आया? आया? ये क्लियर है पहले आपको? इसका उल्टा भी कर सकते हो आप। जैसे उल्टा का मतलब क्या है? मास निकाल सकते हो, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ मास ऑफ 6.023 10 की पावर 23 एटम ऑफ क्या 6C12। मास ऑफ 6.023 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ 6C12 कितना? 12 ग्राम। भाई 12 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम है, तो इतने एटमों का जो मास होगा, इतने एटमों का जो मास होगा कार्बन का, वो कितना होगा? 12 ग्राम होगा। तो एक एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12 कितना? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। यहां तक समझ में आया आपको? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आया आपको? देखो सीधे सीधे हैं। 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम इतने, अगर इसको उल्टा कर लें, इतने एटमों का मास कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम में इतने एटम, तो इतने एटमों का मास 12 ग्राम। ये 2 ऊपर नीचे कर दिए मैंने। समझ में आया आपको? ठीक है, इसमें एक पॉइंटर बताता हूं मैं आपको, एक पॉइंटर सुन लो अच्छी तरीके से। देखो ये जो हम ये इसमें एक पॉइंट और बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, ये सेकंड 2 पॉइंट बता दिए मैंने आपको, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं। नंबर ऑफ एटम इन, ये जो 12 ग्राम लिख रहा है ना, 12 ग्राम, इसकी जगह पर आप चाहो तो 1 मोल भी ले सकते हो। ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। ये 12 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। 12 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ 6C12। ये भी ऐसे भी ले सकते हो, 6.023 इंटू 23 एटम, 1 मोल। इस 12 ग्राम को आप 1 मोल, ऐसे नहीं इसी में सब में, जैसे नंबर ऑफ एटम इन हम लिखते थे 14 ग्राम ऑफ 7 and 14, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो ये 14 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लिया यहाँ पे। इसको आप 1 मोल के बराबर लिख सकते हो, इसी को इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ 7 and 14, तो इतना ही एटम। 14 ग्राम को ही हम 1 मोल बोल देंगे, 12 ग्राम को ही हम 1 मोल बोल देंगे। ठीक है, ये इक्वल होते हैं आपस में। मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ये वाला, ये 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे, तो नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ 6C12 बोलो इतने एटम, या फिर 1 मोल बोलो 6C2 एटम कितने? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। ये 3 पॉइंट आपने नोट किए, इन 3 पॉइंटों पर कॉन्सेंट्रेट करिए, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही पावरफुल पॉइंट बताइए तीनों मैंने। अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आते हैं तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो, ये आप पढ़ते हैं। Assume that each atom in copper wire contributes 1 free electron। कह रहा है कि एक कॉपर वायर है हमारे पास, ये रहा एक कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है आपका, है ना। अब इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन इसका एक एटम, ईच एटम, कॉपर वायर का ईच एटम में से 1 फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। मतलब ईच एटम, अगर एक एटम होगा, 1 एटम होगा, 1 एटम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री। कॉपर का एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा।
अगर कॉपर वायर के अंदर 2 एटम है तो एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं? एक फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, आप एज्यूम कर लो ये कह रहा है। तो अगर इसके अंदर 10 एटम है कॉपर वायर के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। 50 एटम है कॉपर वायर के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे? 50 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। ये समझ में आया इसका मतलब क्या है? ईच एटम इज इन अ कॉपर वायर कॉन्स्ट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एज्यूम कर लो आप, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप एस्टिमेट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर हैविंग मास। तो देखो ये मास दे रखा है इस वायर का, मास ऑफ कॉपर वायर है ना, मास दे रखा है कितना? 6.4 ग्राम है ना, 6.4 ग्राम मास है इसका। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस कॉपर वायर जिसका मास 6.4 ग्राम है इसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी वैल्यू निकालो और ये एज्यूम कर लो आप, ये आप एज्यूम कर लो, ये आप एज्यूम कर लो, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा समझें। तो देखो अगर आप इस कॉपर वायर में इतने मास में, अगर ये कॉपर वायर का मास इतना है तो इतने मास में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हैं वो निकाल लें, नंबर ऑफ कॉपर एटम निकाल लें। जो ये वायर है उसका मास 6.4 है तो इस वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है वो निकाल लें अगर हम, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर कैसे निकालें सर? नंबर ऑफ कॉपर एटम कैसे निकालें? तो अभी मैंने बताया आपको, नंबर ऑफ कॉपर, नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम, ये नहीं लिखा, इसका एटॉमिक वेट रखा है 64 ग्राम पर मोल, मतलब 64 ये वाला दे रखा है, ये वाला। तो नंबर ऑफ एटम इन 64 ग्राम, ये नहीं लिखा, ये दे रखा अलग से, मालूम भी होना चाहिए कॉपर का, ऑफ कॉपर वायर या कॉपर लिख दो बस, इज इक्वल टू कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। नंबर ऑफ एटम निकाल लें, 64 ग्राम ऑफ कॉपर में इतने एटम होंगे, तो 1 ग्राम में निकाल सकते हो आप। नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर में निकाल सकते हो तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 64 ग्राम में इतने एटम है तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो 64 यहां आ जाएगा, इतने एटम होंगे। लेकिन हमारे पास जो कॉपर वायर है उसका मास कितना है? 6.4। तो 1 ग्राम कॉपर का वायर होगा, 1 ग्राम कॉपर का एक वायर होगा, उसमें इतने एटम प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास कितना कॉपर का वायर का मास कितना है? 6.4 ग्राम। तो आप क्या निकाल लो? नंबर ऑफ एटम इन 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर, तो कितने एटम होंगे भाई? 6.023 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 6.4। तो ये इससे कितनी बार कट गया? 0.1 बार। इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 22, इतने एटम होंगे। तो इस कॉपर वायर जिसका मास 6.4 kg है, देखो नंबर ऑफ एटम 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर, कितने निकल के आ रहे हैं? इतने। देन इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये? देखो भाई, अगर इस कॉपर वायर के अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि एक एटम है, कॉपर वायर का एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। और इस कॉपर वायर के अंदर एक ही एटम है तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता, 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते, 10 एटम है तो 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होते, क्योंकि एवरी एटम, ईच एटम कितने इलेक्ट्रॉन फ्री करता है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। कोई भी एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है।
समझ में आया? तो इस कॉपर वायर के अंदर मैंने इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम हैं कॉपर वायर के, वो मैंने निकाल ली, इतने एटम हैं। तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो इतने एटमों में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री, तो 6.023 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। कुछ समझ में आया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो एक कप जो होता है वाटर का, एक जो कप होता है, कप है ना, इसमें ये कप बोला है, ये जो कप है आपका, इसका जो वॉल्यूम होता है, जो है वॉल्यूम जो होता है, यहां गिवन नहीं है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सीसी होता है, सीसी कह सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हो। एक जो कप जनरली बनाए आते हैं स्टैंडर्ड साइज के, उसका जो वॉल्यूम रखते हैं वो 250 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये लेट कर लिया, ये हमने एज्यूम किया है, लेट किया है। अब इस कप के अंदर क्या भरा हुआ है आपका, वाटर भरा हुआ है ये। तो इस वाटर, जो इसके अंदर कप के अंदर वाटर भरा हुआ है, उस वाटर का हम मास निकालेंगे कि इसका मास कितना होगा। तो इसमें वाटर भरा हुआ है, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको आती है। डेंसिटी ऑफ वाटर याद है आपको कितनी होती है? जैसे हम जी, स्मॉल जी की वैल्यू याद करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही हमें डेंसिटी ऑफ वाटर याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है रो, वो होती है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन देखो ये सीजे सिस्टम में रखा है, और ये हमें याद है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम में। तो अगर सीजे सिस्टम में से लिखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप चेंज कर सकते हो इसे, देखो यहां मैं करके दिखा देता हूं, 10 की पावर 3 किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब है। तो 10 की पावर 3, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 10 पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, उसका क्या, होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर हो गया 10 की पावर 6 ग्राम, और नीचे भी 10 की पावर कितना हो गया, 1 मीटर में, ये क्यूब है, पावर मीटर क्यूब है ना, तो 10 की पावर 2, तो इसका क्या करते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसे कैंसिल आ गया, तो कितना हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें ऐसा सिस्टम में याद करते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन सीजे सिस्टम में उसकी वैल्यू देखें तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सीजे सिस्टम में क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम लेट किया है हमने वो 250 सेंटीमीटर क्यूब। कप का जनरली इतना ही वाटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर, इस कप के अंदर जो वाटर है उसका मास कितना है, तो मास निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कप, वॉल्यूम ऑफ कप, है ना। तो मास ऑफ वाटर इन कप, मास ऑफ वाटर इन कप, है ना। कप में कितना वाटर है उसका मास कितना है, कप के अंदर जो वाटर है उसका मास कितना भाई, यहां से निकाल लो तो इसका सब मल्टीप्लाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 और वॉल्यूम कितना 250, तो 250 ग्राम आ गया। मास ऑफ वाटर इन कप 250 ग्राम। इसके अंदर, कप के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसका मास कितना है, 250 ग्राम है। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। तो एक बात तो हमें क्या निकालने पता है, नंबर ऑफ एटम नहीं कहना, क्योंकि जो वाटर है H2O ये एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन
18 ग्राम ऑफ वाटर, 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। सर ये 18 ग्राम कैसे आ गया? तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहां ये मॉलिक्यूल है H2O, तो H का जो ये हाइड्रोजन है इसका ये होता है ऐसे। तो यहां कितना मास नंबर है भाई? 1, तो 1 तो ये हो गया। और कितने एटम है इसके अंदर? 2, H2, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस इसको लिखते हैं 8O16, तो कितना मास नंबर है? 16, और एक ही एटम है तो 16, तो कितना हो गया? समझ में आया? ये देखो हाइड्रोजन का 1 लेकिन 2 एटम है इसीलिए 2 × 1। ऑक्सीजन के 16 तो 16 ही लिख लिया, तो कितना हो गया? 18 ही तो हो गया मास नंबर। तो हम यहाँ पे मास नंबर लिखते थे, समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास लिख सकते थे। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, वो 18 ग्राम आ रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, इतने मॉलिक्यूल्स, है ना? इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब आगे जरा देखें, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 6.023 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में 18 डिवाइड आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल। लेकिन हमारे पास वाटर, इस कप के अंदर जो वाटर है उसका मास कितना है? 250 ग्राम। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं, 1 ग्राम में वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं, तो 250 ग्राम वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। तो 250 ग्राम वाटर में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, है ना? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 250 मॉलिक्यूल। समझ में आया भाई? मॉलिक्यूल यहां तक समझ में आया? तो 250 ग्राम इसके अंदर 250 ग्राम वाटर भरा हुआ है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने आ रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो नहीं पूछे कि इस कप ऑफ वाटर के अंदर जो वाटर है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछा हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर अ कप ऑफ वाटर, जो कप में जो वाटर भरा हुआ है उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, ये पूछ रहा है। पहली तरह समझ में आया आपको? देखो थोड़ा सा इसे हटा देता हूं आप, ठीक है? ये जगह खाली करता हूं थोड़ी सी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन समझें। जो वाटर का एक मॉलिक्यूल, केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे H2O, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं? अगर हम H2O के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहें कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1H1 और ऑक्सीजन को लिखते हैं 8O16। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो देखो ये एटॉमिक नंबर होता है Z, 1। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये वाली बात मालूम है? तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक ही प्रोटॉन हो गया, लेकिन 2 है नहीं, देखो H2, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस, अब आप क्या निकाल रहे हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल रहे हो? तो यहां से देखेंगे, समझ में आया? तो यहां ये इतना हो गया। इसमें देखें तो ये कितना है, इसका Z कितना है? एटॉमिक नंबर 8 है। इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ही एटम है इसमें, एक ही एटम है, तो 8, तो कितने हो गए? 10, 2 और 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर और 10 ही वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये लाइन लिख दो आप यहां पे, एज ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
contain 10 electron, therefore total number of electron, टोटल इतने लिख लो, चलो इतना है, समझ में आया आपको? यहां तक पहले देखें, आ रहा है वीडियो में जगह है, आ रहा है। देन देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, बराबर होते हैं। समझ में आपको? तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे भाई? तो देखो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इस कप के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले आपने 250 ग्राम वाटर में, इतने। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, ये कप के अंदर इतने ही तो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इतने वाटर के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 18 इंटू 250, इतने तो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा इस वाटर के अंदर, इस कप के अंदर, सॉरी इस कप के अंदर वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, या इतने प्रोटॉन होंगे। आ गया? अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है ना, तो आप Q बराबर क्या ले सकते हो? Ne। अगर पॉजिटिव चार्ज कर रहा है तो प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर लो, n नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर लो। तो Q बराबर n की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये n हो गया आपका, तो n की वैल्यू में निकाल ली है, आप यहां रख दो, जगह नहीं है। तो n इज इक्वल टू कितना, सॉरी Q इज इक्वल टू कितना? Q इज इक्वल टू Ne, n की वैल्यू ये कितनी? 6.023 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250 इंटू 10, ये तो n की वैल्यू हो गई। और E की वैल्यू और लिख लो, ये तो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। E की वैल्यू और पुट कर लो, तो E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10 की पावर -90, इतना पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। वाटर के मॉलिक्यूल, इस कप ऑफ वाटर के अंदर इतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसे सॉल्व कर लो, तो इसे सॉल्व करने पर आ रहा है 1.338 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। इतना चार्ज, इतना इस कप के अंदर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे किया? ठीक है।